नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जिनके बारे में पहले भी हमने कई बार ये बात आपसे उनसे बातचीत के दौरान कही है कि कई पुस्तकों के वो लेखक भी हैं। और राजनीति में मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत दुर्लभ है इस तरह का व्यक्तित्व होना। बहुत सारे राजनेता आज भी हैं, पहले भी रहे, लेकिन अब उनकी संख्या कम हुई है और उसके पीछे भी कोई बड़ी वजह मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन उनकी अगर मैं बात करूँ तो कई पुस्तकों के वो अध्येता हैं, लेखक हैं। राजनीति की सहज सरल धारा से वो बहुत जुड़ते हैं। राजनीति तो सहज सरल नहीं है, उनका व्यक्तित्व तो सहज सरल है, ये कहना ज़्यादा ठीक होगा। राजनीति की चतुराई भरी, चपलता भरी, कठिनाई और चुनौतियों भरी राह में उन्होंने अपनी सहजता को, अपनी विनम्रता को और अपनी अध्ययनशीलता को नहीं छोड़ा है। और मुझे लगता है कि यही उनका मूल तत्व है। तो मुलाकात करिए जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे जी मेरे साथ हैं। प्रणाम कर रहा हूँ विनय जी। नमस्कार। बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद। G20 से भी एक बहुत महत्वपूर्ण उनका जुड़ाव रहा है और एक नोडल एजेंसी जैसी भूमिका आप कह लीजिए कि उस उपक्रम से भी विनय जी जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि G20 जब से हम इसमें लीडरशिप के साथ सामने आए हैं, तो चलिए पहला सवाल मैं G20 से ही शुरू करता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक परिदृश्य पर भारत, हमारी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हमेशा से रही है विनय जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अभी जो विदेश मंत्रालय है, ये तो मैं कहूँगा कि एग्रेसिव शब्द कहूँ या मैं कहूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाने के लिए भारत सामने आ रहा है। G20 की लीडरशिप भी कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है, आपका सवाल भी है। और मुझे याद आ रहा है जब 2014 में प्रधानमंत्री जी पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि इस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय उठापटक के लिए, ऐसे सम्मेलनों के लिए मैं नया हूँ, मेरे लिए ये विषय भी नया है। मगर मैं समझ रहा हूँ कि कुछ समूह हैं जिनका नाम है G20, कुछ किसी का नाम है G70, कोई बोलते हैं कि हम G7 हैं। तो मेरे जैसे व्यक्ति के मन में सवाल आता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मानवता से जुड़े कुछ विषयों के लिए कोई G all क्यों नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि भारत का एक प्रधानमंत्री ही इस तरीके की भाषा कर सकता है, इस तरीके की सोच रख सकता है। और ये दर्शाता है कि विगत 8-8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो भी हासिल किया है, उसके कारण 3 विषयों में या 3 पद्धतियों से मैं कहूँगा कि भारत की भूमिका विश्व पटल पर बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। एक, भारत एक समन्वयक के रूप में काम कर रहा है, खेमेबाजी से ऊपर उठकर दोनों खेमों के लिए मान्य हो ऐसा नेतृत्व बनकर। दूसरा है समाधान, कि भारत एक दृष्टि से समस्याओं के समाधान की खोज पर निकला हुआ, इस तरीके की भारत की एक प्रतिमा, एक छवि विकसित हो रही है। और तीसरा है समुत्कर्ष, सभी का मिलकर उत्कर्ष। देखिए, डेवलपमेंट के जो विषय है, विकास के जो विषय है, उसकी भी अपनी एक राजनीति है। मगर ये तो भारत था जिसने विकसनशील देशों का नेतृत्व करते हुए COP27 जैसे सम्मेलनों में हमारी गरीब देशों की, पिछड़े देशों की, विकसनशील देशों की आवाज़ को मुखर किया और ये कहा कि पर्यावरण को हानि चंद मुट्ठी भर देश पहुंचाए और उसके भुगतभोगी हम बने, ये अब नहीं चलेगा। तो एक दृष्टि से ये क्लाइमेट डेमोक्रेसी है। तो ऐसे विभिन्न विषयों को छेड़ते हुए, या आप वैक्सीन का अगर जिक्र करेंगे तो ये वैक्सीन मैत्री है। किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है जी, भारत ने किया। न केवल अपने जनता की मगर विश्व समुदाय की भी आवश्यकताओं को देखा और तरह तरह के देशों में हमने वैक्सीन भेजे। चलिए दूसरा विषय ले लीजिए कि जैसे सीरिया है, लेबनान है, कई देशों में जब संघर्ष होता है तब वहाँ के राजनयिक है, बाकी लोग हैं, विदेशों से आए हुए, वो एक दृष्टि से फंस जाते हैं। फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकालने में भी भारत की महारत साबित हुई है। भारत ने अपने लोगों को निकाला तो अमेरिका ने कहा कि ज़रा हमारे लोगों को भी निकालिए आप। तो ये क्या दर्शाता है?
ये यही दर्शाता है कि भारतीय नेतृत्व अब विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दृष्टि से बहुत कारगर साबित हो रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। विदेश नीति का हमारा जो तत्व है, अब मैं देख रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका हमसे बात कर रहा है। अभी कुछ समय पहले इसरो के एक वैज्ञानिक से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने नासा के साथ जिस तरह से चर्चा की और हमने कहा कि हम लेवल प्लेइंग ग्राउंड पर एक दूसरे के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में जाएंगे, तो मुझे भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि भारत के हम नासा को कह रहे हैं और नासा ने पहले मना किया और फिर लौट कर आया। जयशंकर जी के बयान जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हम बहुत चतुराई से, लेकिन विनम्रता से, लेकिन असर्टिवनेस से ये बताते हैं ये नहीं चलेगा। आपने भी कहा, वो बहुत सुंदर शब्द आपने प्रयोग किया, क्लाइमेट डेमोक्रेसी। तो तीसरी दुनिया के देशों का भारत एक हमेशा अगुआ देश तो रहा ही है, लेकिन अब वैश्विक पटल पर हमारी जो ताकत है ये अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, इनसे कहीं कम नहीं है। इसे G20 क्या इसको और इन्हेंस करेगा? बिल्कुल, वैसे देखा जाए ना तो G20 का जो विस्तार हुआ और उसमें मतलब ये G20 बना, एक दृष्टि से मैं कहूँ, ये कभी 2004-05 से ये सिलसिला चल रहा है। अब तक 17 बैठकें हुई है और ये होने वाली बैठक 18वीं बैठक है। मगर 2008 में विश्व समुदाय के चंद देशों को ये आकलन हुआ कि विश्व की समस्याओं का समाधान अगर हमें ढूंढना है तो भारत और चीन जैसे देशों को बाजू में रखकर, उनको अलग रखकर ये नहीं हो सकता। इसलिए भारत और चीन दोनों का उन्होंने उसमें समावेश किया और उसके बाद से लगातार क्रमशः ये बैठकें हो रही है और ये 18वीं बैठक भारत में अभी आने वाले सितंबर महीने में होगी। भारत उसका अध्यक्ष है और उसके पहले भी लगातार बैठकों का सिलसिला चलेगा। और उस दृष्टि से अगर देखें हम तो भारत की भूमिका की एक स्वीकार्यता भी पहले से अधिक हो गई है, क्योंकि भारत की भूमिका अब स्पष्ट है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक ज़माना था कि भारत थोड़ा सा भीरुता का एक दृष्टि से शिकार हो गया था। हमें लगता था कि अगर हम इजराइल के साथ संबंध अच्छे रखेंगे तो पैलेस्टाइन नाराज़ होगा, पैलेस्टाइन नाराज़ होगा तो भारत की राजनीति प्रभावित होगी। अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी पहले पैलेस्टाइन जाते हैं, 3 महीने बाद इजराइल भी जाते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमने भारत की अंदरूनी राजनीति से प्रभावित होने का कोई कारण ही नहीं है। हम हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कानून भी करते हैं और बांग्लादेश के साथ चाहे अनुप्रवेश शरणार्थियों का विषय हो मगर संवाद भी करते हैं, मित्रता भी रखते हैं। तो ये संभव है क्योंकि इंडिया फर्स्ट ये भारत की विदेश नीति का विगत 8 सालों में अगर हम देखें तो केंद्र बिंदु रहा है। पहले विनय जी ये चीज़ हम वैश्विक परिदृश्य पर अमेरिका की इस तरह की हैसियत देखते थे कि वो पाकिस्तान भी जाता था और भारत भी आता था। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि आज आप मुझे बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं कि आज यही हैसियत भारत की है कि हम फ़िलिस्तीन भी जाते हैं और इज़राइल भी जाते हैं और दोनों देशों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अरब कंट्रीज़ में भी हम जाते हैं और वहाँ से भी बहुत अच्छा प्रतिसाद लेकर लौटते हैं। तो ये जो 2022-23 का ये हमारा समय है, तो मतलब अब हम एशिया से भी निकलकर वैश्विक परिदृश्य पर टॉप 5 में हैं हम। बिल्कुल आ गए हैं। और देखिए, इस बैठक का जो सूत्र है, जो 3 सूत्र बताए जाते हैं, उससे भी ये विषय जुड़ा हुआ है। वो 3 सूत्र कौन से हैं? एक है डेमोक्रेसी, दूसरा है डाइवर्सिटी और तीसरा है डेवलपमेंट। अब इन तीनों विषयों में भारत की अपनी एक सोच है। अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो मैं तो कहूंगा कि भारत, और जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जनतंत्र की गंगोत्री है भारत। ये केवल विशालतम जनतंत्र इस रूप में इसको नहीं देखना चाहिए, और वाकई में है, क्योंकि भारत में जनतांत्रिकता का जो एक दृष्टि से प्रवाह है वो हमारे रगों में है जी। भारत एक मुख्य रूप में आध्यात्मिक जनतंत्र है, क्योंकि मैं राज्यसभा में जब प्रवेश करता था तब ऊपर लिखा हुआ है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये हमारी स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की व्याख्या है कि सत्य एक है, विद्वज्जन उसको अनेक शब्दों में वर्णित करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही हम विश्व समुदाय को बोल रहे हैं कि इसको मानो, तो फिर किसी एक मत की और मोनोपोली रहने का कोई सवाल ही नहीं आता।
माय वे और हाईवे ये चलेगा नहीं बदले हुए विश्व में। यही कारण है कि हमारा योग दिन का जो प्रस्ताव है न केवल स्वीकृत हुआ मगर बढ़ चढ़कर लोग अब उसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ की सऊदी अरेबिया में भी उसके प्रति बड़ा आकर्षण बन गया है। महिलाएं वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से योग करने के लिए आ रही है। अभी दुबई में देखेंगे आप, अबू धाबी में देखेंगे, स्वामीनारायण के बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। वो पुरानी सोच समाप्त हो गई। लोगों को ध्यान में आया कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी एज ए पार्ट ऑफ द वाइडर थिंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज द वे फॉरवर्ड। तो ये हो गया। डाइवर्सिटी की बात उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का बड़ा अन्योन्य संबंध है। तो डाइवर्सिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। वो थॉमस फ्रीडमन ने एक किताब लिखी थी, अलग संदर्भ में थी, द वर्ल्ड इज फ्लैट। उसका कहना था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड अब पूरे विश्व में हो गया, क्योंकि वैश्वीकरण के बाद, आर्थिक उदारीकरण के बाद ये सारे नए प्रवाह आ गए। मगर एक दूसरे तरीके का फ्लैटनिंग भी होता दिखाई दे रहा है कि सब यूरोसेंट्रिक, पश्चिम प्रधान, अमेरिकनाइजेशन। मैं बीजिंग गया था, आप भी गए होंगे, मुझे तो ध्यान में आया कि बीजिंग क्या है जी, ये तो एक मैंडरीन चाइना है। बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से मैं तेल अवीव में देखा कि ये तो एक हिब्रू अमेरिका है। ये एक मैंडरीन अमेरिका, ये एक हिब्रू अमेरिका। भारत में ये भाव नहीं आएगा आपको कभी। भारत अपनी पहचान को बरकरार रखा है। और मैं मानता हूं कि जिसका जिक्र जयशंकर जी ने अभी कुछ दिनों पहले किया था कि विकास के विषय में, डाइवर्सिटी के विषय में साउथ साउथ कोऑपरेशन की बहुत बड़ी संभावना है। पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सदर्न हेमिस्फीयर की और चिंता करे, उसको आकलन में ले, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड न करे, ये नए जमाने का संदेश है। इसलिए डाइवर्सिटी महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से विकास है। जैसे हमने कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत में आया, अब तक कभी नहीं हुआ था ऐसा। हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। अभी विदेश मंत्रालय प्रयासरत है कि ये जो डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले विषय है, इसका भी कोई एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होना चाहिए। हम अगर हमारे यहाँ के भूचाल के बारे में चिंतित है तो विश्व में भूचाल का सामना करने वाला ज्ञान विकसित तो कई जगह हुआ है, उसका क्यों ना हम उपयोग करें। वाई शुड वी री इन्वेंट द व्हील। तो ये भी आपदा प्रबंधन के विषय में ये भी एक केंद्र शायद हो सकता है, यहाँ पर बन पाएगा। तो विकास के संदर्भ में ऐसे नए नए आयाम, जैसे मैंने क्लाइमेट डेमोक्रेसी की भी बात की, या नदियों के पानी के न्याय संगत वितरण की बात अगर हम करें तो वो भी एक विषय है। ऐसे तरह तरह के विषय जो विकास के एजेंडे के प्रधान बिंदु बन रहे हैं, उस पर भारत विकसनशील देशों का प्रवक्ता बन गया है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम, जो विनय जी कह रहे हैं कि हम विकासशील देशों के एक प्रवक्ता बन गए हैं। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि असमान वितरण जो है प्राकृतिक संसाधनों का, उसने सबसे ज़्यादा तीसरी दुनिया के देशों के लिए चुनौती पैदा की है और सबसे बड़े बेनिफिशरीज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसके बारे में एक कॉमन नागरिक को भारत के बहुत अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि वो इसको ठीक से समझ नहीं पाता है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण संगठन है। जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये भारतीय तत्व के एक तरह से उसके प्रचार प्रसार और उसके मूल तत्व को कम्युनिकेट करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट संगठन है, जो वैश्विक संदर्भ में निरंतर काम करता है। जी, वैसे देखा जाए तो ये बहुत पुराना संगठन है और उसके प्रति अज्ञान होना एक दृष्टि से प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक है कि भारत को भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति और संबंधों के प्रति भी जितना ज्ञान होना चाहिए दुर्भाग्यवश नहीं है। हम कई बार जो अति परिचय में अवज्ञा हो जाती है ना, बिल्कुल आप ठीक है, तो वो हो जाता है। तो ये जब बना 1950 में, तब उसकी कुल मिलाकर कार्यविधा ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर थी, मगर विषय यही था कि विदेश में बसे लोगों को भारतीय संस्कृति का आकलन बनाना। बाद में श्रीमती गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब ये विदेश मंत्रालय का अंग बना। एक ज़माने में विदेश मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे, बाद में उपराष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद उसका संबंध विच्छेद हुआ तो वसंत साठे एक ज़माने में अध्यक्ष थे, बाद में नजमा जी थी, डॉक्टर करण सिंह थे, लोकेश चंद्र जी थे, और अभी कुछ सालों से ये दायित्व मैं निभा रहा हूँ। तो इसका काम यही है
कि देखिए जैसे ब्रिटिश काउंसिल का काम है, अमेरिकन सेंटर का काम है, चाइना की कन्फ्यूशियस सेंटर्स है, उनका काम है। तो ये काम क्या है? ये काम यही है कि विश्व समुदाय को हमारी देश की संस्कृति का आकलन निर्माण करना। देखिए भारत शायद एकमात्र देश होगा कि जिसके प्रति दुनिया के हर कोने कोने में आपको प्रचुर मात्रा में सदिच्छा दिखाई देगी। भारत का द्वेष करने वाले लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ होंगे, उनको छोड़ दे तो लगभग नहीं के बराबर है। मगर भारत के प्रति सदिच्छा होना, प्रेम होना, कौतूहल होना, उत्सुकता होना, ये एक बात है, और भारत का आकलन होना ये दूसरी बात है। हम आकलन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और वो सांस्कृतिक संदर्भों में, क्योंकि भारत समझने के लिए बड़ा मुश्किल देश है। यहाँ की जो विविधता है वो लोगों को विरोधाभासी लगती है। लोग कहते हैं कि आप भगवान की अर्चना के लिए उपवास करते हैं 8-8 दिन, और भगवान की अर्चना के नाम से बहुत सारे मिष्टान्न भी आप ही लोग खाते हैं, तो इसकी तर्क संगति लगती नहीं। तो यही तो हमारी स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है कि वन साइज फिट्स ऑल, इसमें हमने कभी भी यकीन नहीं किया, ये उनके ध्यान में ही नहीं आता। तो ये हमारी खूबी जो है, विशेषता है, इसका हम लोगों को संगीत, नृत्य, हमारी कारीगरी की जो परंपरा है वो, हमारा लिटरेचर, हमारे जितने सारे व्यंजन हैं, हमारी जो कलिनरी और क्यूजीन ट्रेडिशंस है, हमारे रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य है, इन सबों का समेकित विचार करते हुए हम परिचय कराते हैं। विश्व में लगभग 37 जगह पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सांस्कृतिक केंद्र हैं। उनके माध्यम से हिंदी, संस्कृत, इंडोलॉजी, अन्य विषयों पर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, और भरतनाट्यम, कथक, ये भी हम पढ़ाते हैं, और तरह तरह के लोग इसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारत प्रेमी लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे ये बताइए कि बीजेपी जिस तरह आगे बढ़ रही है विनय जी, एक उसकी पारंपरिक छवि भी है लोगों के मन में। जो बातें आप मुझे बता रहे हैं और जो हमने दर्शकों तक आपसे चर्चा के ज़रिए पहुंचाया है, वो एक बड़ी ऐसी बात है जो शायद बीजेपी की पारंपरिक छवि के पीछे, मैं नहीं कहूँगा छिप जाती है, लेकिन लोग उसको समग्रता में देख नहीं पाते हैं। क्योंकि राम मंदिर, 370, ये वैसा ही है कि वीरेंद्र सहवाग की आक्रामक बल्लेबाजी के पीछे उनकी बल्लेबाजी का शास्त्रीय पक्ष छिपता है। हमने वैक्सीनेशन में ज़बरदस्त काम किया, विदेश नीति में हम अद्भुत काम कर रहे हैं, कोरोना में हम लड़खड़ाए नहीं, बहुत भयंकर आघात था लेकिन हम संभले। लेकिन इसकी चर्चा, गवर्नेंस की चर्चा जितनी बीजेपी की होनी चाहिए, बजाय उसकी आक्रामक बल्लेबाजी की ज़्यादा चर्चा होती है। इसके कारण तरह तरह के हैं, मगर हमारी जो जन चर्चा है, जिसको मैं डिस्कोर्स कहूँगा, पब्लिक डिस्कोर्स, वो कई बार, क्षमा करें, मगर मीडिया के माध्यम से ही उसको आकार मिलता है। और मीडिया को सनसनी वाले विषयों में ज़्यादा रुचि रहती है। तो जो रचनात्मक कार्य है, जो भी कुछ एक विशेष दृष्टि रख कर काम किए जाते हैं, उसकी अनदेखी होती है कई बार, क्योंकि उसमें वो न्यूज़ नहीं मिलती, कोट अनकोट। तो इसके कारण होगा, पता नहीं, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जनमानस में भी, मगर मैं मानता हूं कि गुजरात का चुनाव इसका परिचायक है कि लोगों ने वो जो स्थापित एक दृष्टि से आकलन थे कि एंटी इनकम्बेंसी, लोगों को एक फटीग आता है, ये सारे शब्द हमने सुने। कहाँ रहा फटीग? कौन सी थी एंटी इनकम्बेंसी? और ये हो पाया, इसके 3 कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण स्वाभाविक रूप में प्रधानमंत्री जी का एक नेतृत्व, जिसको मैं एक टॉवरिंग पर्सनालिटी कहूँ, कि जिसकी छाया पूरे देश में है, और वो गुजरात के होने के कारण गुजरात में और घनी छाया है एक दृष्टि से, और उनके काम की विश्वसनीयता, उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए सारे जो भी उनकी प्रतिभा है, उनका परिश्रम है, ये सारे गुण हैं। दूसरा है पार्टी का मजबूत संगठन, कि जिसके कारण, क्योंकि नेता का संदेश जनता तक पहुंचाने की कड़ी तो कार्यकर्ता ही है। बिल्कुल ठीक। तो वो कार्यकर्ता जब घर घर जाता है, जब लोगों को बताता है, तो हमारा मजबूत संगठन, ये भी तीसरा है, और ये भी दूसरा है। और तीसरा बिंदु है हमारा कार्य। देखिए, इतने सालों से गुजरात में हम सत्ता में है, मगर जिसको कांड बोलते हैं जर्नलिज्म की भाषा में, ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है वहाँ पर। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भाई भतीजेवाद होने की संभावनाओं को जड़ से ही उखाड़ कर दिया, क्योंकि हमने कई पुराने मंत्रियों को कहा कि अब विश्राम करिए, नए मंत्री आएंगे। ये करने का मादा बीजेपी रखती है।
संगठन में ऐसे प्रयोग करते करते आगे बढ़ना होता है, जिसके कारण आप इन स्थापित चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसमें रिस्क थी, मगर एज इट हैपन्स रिस्क टेकर्स आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। बीजेपी कुछ नए इस लोकतांत्रिक परिवेश में कुछ नई पटकथा भी लिख रही है कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं, जैसा आपने एमसीडी के इलेक्शन में किया था, एक समय की सारे पार्षदों को टिकट हटा दिए थे। गुजरात में आपने 22 मिनिस्टर्स को टिकट नहीं दिए। ये तमाम चीज़ें, पूर्व मुख्यमंत्री को आपने टिकट नहीं। तो बीजेपी इन सब को भी एक परिवर्तन, जिस तरह से आप लगातार सोचकर ये भी करते चल रहे हैं। बिल्कुल, और मैं थोड़ी तुलना पहले करूंगा और फिर आपके प्रश्न के जवाब में आऊँगा कि हमने ऐसे दीर्घकाल शासन के उदाहरण देखे। ऐसा नहीं कि बीजेपी अकेली है, उधर साम्यवादियों का शासन बंगाल में था, मगर धीरे 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 इतनी विकृतियों का शिकार बन गया कि वहाँ पर वो सिंडिकेट नाम से कहने लगे कि किसी एक गली मोहल्ले की एक सिंडिकेट है, उसको पैसे दिए बगैर, उसकी आत्मा शांत किए बगैर आप यहाँ की बात वहाँ ले नहीं जा सकते। पीडीएस का पूरा सिस्टम कार्यकर्ताओं के हवाले था। तो ये बीजेपी ने नहीं होने दिया, क्योंकि हम इस तरीके से अपना कोई एक तंत्र विकसित करने वाले, देखिए हमारे यहाँ शिवसेना जैसा दल भी है। मैं पुरानी शिवसेना की बात कर रहा हूँ, अभी तो 2 खेमे हो गए, मगर ठाकरे जी की राजनीति जो थी वो एक दृष्टि से सूबेदारी की राजनीति थी कि एक व्यक्ति को कहा कि आनंद दिघे आपको ठाणे का सूबा दे दिया, मैं पूछूंगा नहीं, आप मुझे मत पूछिए, जो करना है आप करिए, मैं डांटूंगा नहीं। तो इस तरीके से होता रहा। तो ये मैं एक उदाहरण दिया। तो ये सूबेदारी की राजनीति से भी हम ऊपर आ गए एक दृष्टि से। हमने इस तरीके की सूबेदारी निर्माण नहीं की, हमने विकृतियां नहीं आने दी, हम निरंतर परिवर्तन करते रहे। हमारा जो चेहरा एक ज़माने में समाज की उच्च जातियों से जोड़ने लायक था, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया। अब समाज के सारे वर्ग हमसे जुड़ गए। गरीब कल्याण की भाषा पहले भारतीय जनता पार्टी ने की, और गरीबों को सामने लाते समय सामाजिक संतुलन, उसका भी ख्याल रखा। तो ये सारे जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी निरंतरता से कर रही है, उसके कारण वो एक जीवंत राजनीतिक दल बन गया है। और जनतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यही होती है कि कोई जीवंतता दिखे। लोगों को जब लगता है कि कोई एक पार्टी है, उसका रंग पीला है, दूसरी पार्टी वो भी पीली है, तीसरी भी पीली है, तो जब एक सरीखी दिखने वाली राजनीतिक दलों की एक श्रृंखला बन जाती है, तो जनतंत्र ही परास्त होता है। तो लोग वोट नहीं देते। लोग वोट तब देते हैं जब विकल्प सामने रहता है, और साफ सुथरा स्वच्छ विकल्प कि जिसके अंदर वो एक क्षमता है कि लोगों का विश्वास अर्जित भी करे और बोले भी। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे बताइए, इतने दल है हमारे देश में, मगर हमारे काम के आधार पर हमें वोट दीजिए, ऐसा कहने का आत्मविश्वास केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी में। किसी भी दल ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शब्दावली का उपयोग तक किया नहीं है, हम वो करते। 2024 में क्या आप मानते हैं कि यही पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, और उत्तर भारत की इस पट्टी में जिसको हम हिंदी बेल्ट बोलते हैं, वहाँ तो आपका दबदबा शब्द भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन दक्षिण जो प्रवेश द्वार कर्नाटक था और उससे आगे तक, वो आपके लिए अभी भी चुनौती है। लेकिन 2024 आप मानते हैं कि बीजेपी के लिए एक और हैट्रिक करने की आप तैयारी में बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि उसमें अब जनता के मन में भी कोई संदेह नहीं है, सामने विकल्प नहीं है, यही केवल उसका एकमात्र कारण है, ऐसा मैं नहीं मानता। राजनीति के छात्र के रूप में मुझे लगता है कि पहले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने संगठन को हमारे गवर्नेंस के आधार पर, और गवर्नेंस को संगठन के माध्यम से हमने स्थापित किया, दूर दूर तक स्थापित किया, नीचे नीचे तक स्थापित किया, ग्राम पंचायत, नगर निगम, सभी जगह। उसके बाद के 5 साल एक बार आत्मविश्वास के आधार पर हम पुनर्निर्वाचित हुए, जनादेश फिर से प्राप्त किया, तो किए हुए वादों पर आत्मविश्वास के साथ अमल करने का ये 5 सालों का पूरा सिलसिला रहा। जैसे आपने देखा, राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, समान नागरिक कानून की दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। जिनको लोग बीजेपी के बिंदु कहते थे, वैसे तो वो संविधान निर्माताओं ने कहे हुए बिंदु थे। ये बीजेपी का कोई व्यक्तिगत या कोई दलगत एजेंडा थोड़ा ही था, ये तो देश का एजेंडा था।
मगर लोगों ने उसको भुलाने की कोशिश की थी। हमने उसका केवल स्मरण नहीं किया, उसको अमल में लाया। आने वाले 5 साल मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में पुनः जनादेश पाकर हम सत्ता में तो आएंगे ही आएंगे, और ये जो विकास की राजनीति है उसको लोगों के अनुभव का विषय बनाना। आज भी हम देखते हैं कि जैसे हमने ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात प्रधानमंत्री जी ने की, वो केवल शब्दावली में फ़र्क नहीं था। पहले इन जिलों को अति मागास मतलब अति पिछड़े जिले बोला जाता था। अभी हमने कहा ये आकांक्षी जिले हैं। ये केवल शब्दावली का फ़र्क नहीं है, ये करके दिखाया है। और आपको शायद पता भी होगा कि ऐसे एक एक आकांक्षी जिले के लिए दिल्ली में भी एक पालक अधिकारी है कि ये जिले की चिंता करना उसका काम है। कुछ महीने पहले मेरे ख्याल से हमारे राजनयिकों को हम किसी आकांक्षी जिलों को देखने के लिए ले गए थे, क्योंकि हमें आत्मविश्वास है कि जब हमने कहा है तो आकांक्षा की प्रतिपूर्ति वहाँ की जनता की हो, इसकी पूरी रचना हमने बनाई है। तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस तो है ही, मगर ये विकास अभी हर किसी के अनुभव का विषय होना, चाहे वो रोजगार के बारे में है, चाहे वो आमदनी बढ़ने के बारे में है, चाहे हर किसी के मस्तक पर कोई छत निर्माण करने की बात है उसमें है, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात है, चाहे पिछड़े लोगों को जो भी आवश्यक सबलीकरण सशक्तिकरण के और अवसर देने हैं उसकी बात है, सारे विषयों में। और ये करते करते पर्यावरण जैसे विषय, देश की रक्षा की आवश्यकता के विषय, स्वच्छ गंगा जैसे विषय, ऐसे सारे विषयों को स्पर्श करते हुए ये विकास की यात्रा अक्षुण्ण चलती रहेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। प्रधानमंत्री को लेकर वो निशाना जैसा पहले साधते थे, चुप्पी साधी हुई है, निरंतर चल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? मैं ये सिर्फ एक राजनीतिक समीक्षक के नाते पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं तो इसको समझने की कोशिश करता रहा, मगर मुझे ये एक उद्देश्यहीन भटकाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई एकदम स्पष्ट उसका एक नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अभी ये तो कोई किसी का मतभेद होने का कारण ही नहीं है। नफरत कहाँ है जी? किसी एक राजनीतिक दल की घरानेशाही के प्रति नफरत होना यानी नफरत नहीं कहा जाता, वो तो लोगों का विचार है, जिसके कारण हम देखते हैं कि घरानेशाही के विरोध में स्वर बुलंद हो रहा है। जो भी घरानों की और राजनीति करने वाले लोग हैं आज लगभग वो दरकिनार हो रहे हैं, प्रदेश एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में उसको एक आडंबर उसका निर्माण करते हुए, जैसे हम बड़े मसीहा हैं ऐसा खुद को प्रस्तुत करते हुए, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं स्वागत करता अगर कांग्रेस कुछ विकास के संदर्भ में कुछ बिंदु लेकर सामने आती, कुछ अपनी विजन बताती लोगों को कि हमें कैसा भारत निर्माण करना है। मगर मुझे लगता है कि एक घराने को सत्ता के केंद्र में रखने के अलावा बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ भारत कहते हैं, उसके पास कोई विजन नहीं है। मध्य प्रदेश को आपने काफ़ी करीब से देखा भी है, यहाँ भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के सफलता ने हमारा आत्मविश्वास और वृद्धिंगत किया है, और निश्चित रूप में मध्य प्रदेश तो हमारी राजनीतिक जो भी रणनीति होती है उसका एक अहम प्रदेश रहा है, तो इसमें तो निश्चित रूप में सफलता हम पाएंगे, मुझे कोई संदेह। बहुत धन्यवाद विनय जी, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा, और राजनीतिक से अधिक मैं कहूँगा कि एक अध्येता राजनेता की यात्रा इसी तरह चलती रहे। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास पर्सनैलिटी के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।